हेलो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक कोडोन्स के बारे में। जेनेटिक कोडोन की कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनके साथ में क्या एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, उनके क्या असेप्शंस हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जेनेटिक कोडोन्स की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब क्योंकि आपको अच्छे से पता है जेनेटिक कोडोन क्या है, तो अपन बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे ना जाते हुए सीधे बात करते हैं। जेनेटिक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है इन एमआरएनए। और ये न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं एन अमाइनो एसिड। ये एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे, मतलब किसी ना किसी अमाइनो एसिड वाले टीआरएनए के साथ में एंटीकोडोन के साथ बेस पेयरिंग करेंगे, तो वो कोडोन की डेफिनेशन हो गई। अब इस कोडोन के बारे में कुछ काम की चीजें समझते हैं। देखो, हमको ये पता है कि कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड के बने हैं, यानी कि ट्रिपलेट होते हैं। लेकिन ये कैसे पता किया गया सबसे पहले कि ये ट्रिपलेट होते हैं? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो। देखो इन्होंने क्या किया। ये फिजिक्स के साइंटिस्ट है और बायोलॉजी में काम कर रखा है इन्होंने। जॉर्ज गैमो ने क्या किया वो समझते हैं। जॉर्ज गैमो ने बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए हुए केवल और केवल कागज पे कैलकुलेशन करके हमको थ्योरेटिकली सबसे पहले यह बताया कि कोडोन ट्रिपलेट होते हैं। क्या किया इन्होंने, मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने एक बेसिक सी मैथ लगाई। इन्होंने कहा कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, अपने में से किसी ने बता दिया इनको, बायोलॉजी वाले ने बता दिया कि 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं एमआरएनए के अंदर। ए यू जी सी, ये 4 होते हैं। ठीक, और अपने में से किसी ने इनको यह भी बता दिया कि टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन, ये 20 होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब ये बैठे बैठे अपना दिमाग लगा रहे हैं, गणित लगा रहे हैं कागज पे खाली। सबसे पहली गणित इन्होंने ये लगाई कि इफ कोडोन्स वर सिंगलेट, अगर कोडोन्स सिंगलेट होते तो, यदि कोडोन सिंगलेट होते तो क्या होता? अगर कोडोन सिंगलेट होते यानी कि एक नाइट्रोजन बेस के बने होते, तो मैक्सिमम कोडोन्स कितने पॉसिबल हैं? 4। कौन कौन से 4 पॉसिबल है? एक कोडोन ए हो गया, एक कोडोन यू हो गया, एक जी हो गया, एक सी हो गया। ये 4 ही कोडोन पॉसिबल है। 4 कोडोन मैक्सिमम 4 अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। तो कोडेड अमाइनो एसिड कितने हो गए? कोडेड अमाइनो एसिड 4, और अनकोडेड अमाइनो एसिड कितने बच गए? अनकोडेड अमाइनो एसिड 16। 16 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कोड ही नहीं हो पाएंगे। तो मतलब ये तो गणित सही नहीं है। सिंगलेट कोडोन नहीं हो सकते। यदि कोडोन सिंगलेट हुए तो फिर तो खाली 4 ही कोडोन बनेंगे मैक्सिमम, और 4 कोडोन से 4 अमाइनो एसिड है वो कोड होंगे, 16 के 16 तो ऐसे ही रहेंगे। क्लियर हुई ये चीज? अब इन्होंने कहा कि अगर डबलेट हो जाए तो, इफ कोडोन्स
वर्ड डबलेट, यानी दो के बने हुए हैं, तो मैक्सिमम कोडॉन्स कितने पॉसिबल है? मैक्सिमम कोडॉन्स तो 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसेस हैं और 2 एक साथ आ सकते हैं, तो 16 पॉसिबल है। कैसे चाहे बना के देख लो। जैसे देखो ए के साथ में पहले तो सारे टाइप के रख दो, ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है ए के साथ। फिर मान लो यू के साथ में पॉसिबिलिटी देखें, यू ए हो सकता है, यू यू हो सकता है, यू जी हो सकता है, यू सी हो सकता है। फिर जी के साथ में देखिए, जी के साथ ए हो सकता है, जी के साथ में यू हो सकता है, जी के साथ में सी हो सकता है, और जी के साथ में जी के साथ में जी रख देंगे और जी के साथ में सी रख देंगे। लास्ट में सी के साथ में ए रख सकते हैं, सी के साथ में यू रख सकते हैं, सी के साथ में जी रख सकते हैं, सी के साथ में सी रख सकते हैं। तो मैक्सिमम 16 बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कोडेड अमाइनो एसिड कितने हो गए? कोडेड अमाइनो एसिड हो गए 16, बट अभी भी अनकोडेड बच गए। अनकोडेड अमाइनो एसिड 4 बच गए। मतलब ये वाला मैथ भी सही तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 अमाइनो एसिड को फिर कौन कोड करेगा? ये भी तो आने चाहिए ना प्रोटीन के अंदर। तो एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। यदि कोडोन ट्रिपलेट है तो इफ कोडोन्स वर ट्रिपलेट, यदि कोडोन्स ट्रिपलेट हैं तो क्या होता है? यदि कोडोन्स ट्रिपलेट हैं तो मैक्सिमम कोडोन्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कोडोन्स आप लगा लो 4⁻³ कर लो, 64। और 64 कौन से होंगे वो आपको पता ही है। अब यदि 64 कोडोन्स हैं तो कोडेड अमाइनो एसिड कितने हो गए? मतलब कितने अमाइनो एसिड के लिए कोड हो सकता है? सबके लिए कोड हो सकता है। और अनकोडेड कितने बचे? अनकोडेड अमाइनो एसिड 0 बचे। कोई सा भी अमाइनो एसिड है वो अनकोडेड नहीं है। इसका मतलब 64 कोडोन यदि है तो सारे अमाइनो एसिड के लिए कोडोन बन जाएंगे, और यदि 64 से कम कॉन्सेप्ट लिया तो 4 अमाइनो एसिड है वो ऐसे ही बच जाएंगे। इस बेसिस पे जॉर्ज गैमो ने फर्स्ट टाइम थ्योरेटिकली बोला, फर्स्ट टाइम थ्योरेटिकली कहा कि कोडोन्स हैं, दे आर ट्रिपलेट। कोडोन्स हो ट्रिपलेट होते हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने ये बोला। तो ये जॉर्ज गैमो का काम हो गया, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना इनको। अब आते हैं ऐसे इंसान के नाम पे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। इनका नाम है नीरेनबर्ग, मार्शल नीरेनबर्ग। नीरेनबर्ग ने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि कोडोन्स है वो ट्रिपलेट नेचर के होते हैं। ट्रिपलेट नेचर ऑफ कोडोन्स, ठीक है। तो ये अब कैसे हो सकता है, क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है सेवेरो ओकोआ एंजाइम। सेवेरो ओकोआ एंजाइम, शॉर्ट में SOE, ठीक है। इसी एंजाइम का दूसरा नाम होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज।
न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज या सेवेरो ओकोआ एंजाइम है, ये क्या काम करता है, कैसे करता है, वो बताता हूं मैं। इस एंजाइम की खास बात यह है कि ये एंजाइम इन विट्रो अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन कर लेता है। यदि हमने फ्री अमाइनो एसिड डाल दिए और ये एंजाइम डाल दिया तो ये एंजाइम उन सब अमाइनो एसिड को जोड़ देगा। ये काम होता है इसका। तो इस एंजाइम का काम क्या है? इसका काम है पॉलीमराइजेशन ऑफ फ्री अमाइनो एसिड्स इन विट्रो। इन विट्रो सिस्टम के अंदर ये उनका पॉलीमराइजेशन कर देगा। अब आते हैं नीरेनबर्ग के ऊपर। नीरेनबर्ग ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, या कोई भी एक सिस्टम मान लेते हैं अपन, इन्होंने एक सिस्टम में बहुत सारे यू लिए, यूरेसिल, यूरिडीन ले लिए, ठीक है, ऐसे करके, और इसके अंदर इन्होंने डाल दिया ये एंजाइम SOE, सेवेरो ओकोआ एंजाइम। जब ये ऐसा करते हैं तो इनको समझ में आता है कि एक पॉलीपेप्टाइड बन गई है और उस पॉलीपेप्टाइड के अंदर सारे के सारे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे दे ऑल आर पॉली यू, ठीक। अब जब ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं इस mRNA का, ये सिंथेटिक mRNA हो गया, इसका प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं तो यहां से एक पॉलीपेप्टाइड बनती है जिसमें फिनाइल एलानिन फिनाइल एलानिन फिनाइल एलानिन आता है। हेंस प्रूव्ड कि पॉली यू या ट्रिपल यू कोडोन किसका है? फिनाइल एलानिन का है। तो ये वाला जो कोडोन है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड कोडोन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड कोडोन, ये पहला डिस्कवर्ड कोडोन होता है। तो ये पॉली यू हो गया। क्लियर हुआ ये चीज आपको, कैसे ये काम किया इसने? इस एंजाइम का खेल है सारा का सारा। अब इन्हीं के बेसिस पे अगर अपन ट्रिपल ए करते हैं तो ये लाइसीन का होता है, ट्रिपल सी का करते हैं तो ये प्रोलीन का होता है, ट्रिपल जी का करते हैं तो ये ग्लाइसिन का होता है। तो ये पता चल गया कि कैसे ये होता है। क्लियर हुआ क्या, बताओ ये? अब आते हैं इस लिस्ट के ऊपर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। हमारे भी एक वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना जी, हरगोविंद खुराना। इन्होंने एक सिंथेटिक mRNA बनाया और उस mRNA के अंदर GU ऐसा सीक्वेंस था, ठीक है। अब जब इस mRNA का ट्रांसलेशन कराया जाएगा तो इसके अंदर देखो क्या कोडोन है, GUG कोडोन वैलिन आएगा, UGU कोडोन सिस्टीन आएगा, GUG कोडोन वैलिन आएगा, UGU सिस्टीन आएगा, फिर GUG वैलिन आ जाएगा। तो हरगोविंद खुराना ने 2 कोडोन्स की डिस्कवरी करी थी, GUG और UGU, GUG फॉर वैलिन एंड UGU फॉर सिस्टीन। इन दोनों की डिस्कवरी बाय हरगोविंद खुराना। ये याद रखना है भाई अपने को।
और देखो आपको याद तो सारी लिस्ट ही करनी पड़ेगी, है तो एकदम आसान सी, पर ये आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? देखो मैं बताता हूं कैसे याद करना है। ये टेबल आपने बहुत बार देखी हुई है, जानी मानी टेबल है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, ऐसे करके होता है। ठीक, अब इसको याद कैसे करना है, कितना याद करना है, सब बता देता हूं मैं आपको। सी, सबसे पहले स्टार्टिंग कोडोन आपको याद हो ही गया, AUG स्टार्टिंग कोडोन। फिर 3 स्टॉप कोडोन कौन से हैं वो याद है ही है, 3 स्टॉप कोडोन। इतना क्लियर हो गया? अब आते हैं और कॉन्सेप्ट पे। मैंने अभी बताया आपको कि ट्रिपल यू जो होता है वो फिनाइल एलानिन का होता है, जो ट्रिपल सी होता है वो प्रोलीन का होता है, जो ट्रिपल ए होता है वो लाइसिन का होता है, जो ट्रिपल जी होता है वो ग्लाइसिन का होता है। ठीक है, ये तो 4 याद करने के लिए जरूरी हो गए। अब आप ट्रिप्टोफैन के भी कोडोन को देखो। ट्रिप्टोफैन भी ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका एक ही कोडोन होता है। जैसे मेथियोनिन का एक ही होता है, वैसे ट्रिप्टोफैन का भी एक ही होता है। तो ये ट्रिप्टोफैन वाला कोडोन है, वो आ गया अपना। सही है। फिर उसके बाद में और बात करते हैं। आप एक चीज और देख पाएंगे, कई कोडोन ऐसे भी हैं जो किसी ना किसी डिजीज से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको अभी UGU बताया, हरगोविंद खुराना ने डिस्कवर किया, तो आप GUG देखो, GUG वेलिन, ये एक डिजीज होती है जिसमें बीटा ग्लोबिन की चेन है वो खराब बन जाती है, सिकल सेल एनीमिया उसका है। फिर एक CAG है, CAG हंटिंगटन कोरिया नाम की डिजीज में आया था। CAG ट्रिपलेट रिपीट होते हैं ऐसे करके। तो कई सारे तो आपको वैसे ही इधर उधर मिल जाते हैं। फिर आपको एक चीज और देखनी है, यहां पे कई अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे कोडोन्स है जिनके लिए। जैसे देखो सेरीन है, सेरीन में 4 तो आपको यहां दिख रहे हैं, इसके 6 होते हैं टोटल। आपको ऐसे याद करना है, जिस भी कोडोन में पहले 2 UC होंगे, अगला चाहे कोई सा ही हो, UC वाला जो भी कोडोन होगा वो सेरीन का होगा। ठीक, वैसे ही CU वाला कोई भी कोडोन होगा वो ल्यूसिन का होगा। वैसे ही AU वाला कोई भी कोडोन होगा तो वो आइसोल्यूसिन का होगा। AUG तो आपको पूरा याद है, वो तो मेथियोनिन का है। AUG को छोड़ के कोई भी AU होगा वो आइसोल्यूसिन का होगा। जो भी कोडोन GU होगा वो वेलिन का होगा। जो भी कोडोन GC होगा वो एलानिन का होगा। जो भी AC होगा वो थ्रियोनिन का होगा। ऐसे करके आपको, जो डबल C होगा वो प्रोलीन का होगा। ऐसे करके आपको आराम से ये याद हो जाएगी। समझ में आया कैसे करना है काम अपने को? तो ये इस टेबल के बारे में बात है। अब अपन अमाइनो एसिड कोडोन के कैरेक्टर्स पे आते हैं। कोडोन्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस तरीके से अपने को बात करनी है, सारी बात अपन कर लेते हैं। जैसे कोडोन का एक नेचर होता है डीजनरेसी। कोडोन्स आर डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब क्या होता है? डीजनरेट का मतलब होता है मोर देन 1 कोडोन फॉर 1 अमाइनो एसिड। इसको बोलते हैं डीजनरेसी। अमीनो एसिड एक है पर कोडोन उसके लिए ज्यादा है। अब आप एक चीज सोचो, टोटल कोडोन कितने हैं? 64। स्टॉप कोडोन कितने हैं? 3। उसके बाद में अमाइनो एसिड कितने हैं? 20। राइट। तो अभी भी 3 स्टॉप कोडोन को निकाल दे और 20 अमाइनो एसिड को निकाल दे,
तो एक्स्ट्रा कोडोन कितने बच गए अपने पास में, समझ में आई ये बात आपको? 41 कोडोन्स अभी भी एक्स्ट्रा है। अब ये 41 कोडोन एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये एडजस्ट तो होंगे किधर ना किधर करके। इस टेबल के अंदर भी आप देख पा रहे हो कईयों के कोडोन एक से ज्यादा है। सेरीन का देखो, सेरीन के 6 कोडोन होते हैं। जो SRL है, सेरीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, इनके 6 कोडोन्स होते हैं, 6 कोडोन्स ईच। इसी कंडीशन को बोलते हैं डीजेनरेसी। मोर देन 1 कोडोन फॉर 1 अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल 6 कोडोन्स फॉर सेरीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन ईच। ये होता है डीजेनरेसी। समझ में आया? अब डीजेनरेसी का रीजन क्या है? अच्छा, एक्सेप्शन क्या है? नॉर्मल एक्सेप्शन है मैथियोनिन, जिसका केवल एक ही कोडोन होता है, और ट्रिप्टोफैन, जिसका भी केवल एक ही कोडोन होता है। ये 2 अमाइनो एसिड हैं, वो एक्सेप्शन में आते हैं। अब रीजन क्या है डीजेनरेसी का? रीजन फॉर डीजेनरेसी, रीजन फॉर डीजेनरेसी क्या है? रीजन फॉर डीजेनरेसी है wrong base pairing between third base of codon and first base of anticodon। अगर कोडोन का तीसरा बेस और एंटीकोडोन का पहला बेस गलत पेयरिंग कर रहे हैं, तो एक ही अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं, और ये कंडीशन को कहते हैं वॉबलिंग। और इसी के ऊपर दी गई है वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस क्या कहती है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वॉबलिंग क्या होती है वो मैंने आपको यहां बता ही दिया है। अब मैं आपको आराम से सारा का सारा समझा भी दूंगा। जैसे अपन बात करते हैं वॉबलिंग के बारे में, आप हमेशा ध्यान रखना कि कोई लेट सपोज कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चलते हैं, तो एक कोडोन आता है यू यू यू, ये तो ये आपको पता है फिनाइल एलानिन का कोडोन है। अब यदि मैं आपको इसका टीआरएनए बताऊं जिसके ऊपर फिनाइल एलानिन जुड़ा है, तो वो टीआरएनए क्या है? ए। आपको हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़ना है, ठीक है? ये तो चलो ट्रिपल ए है। अगर मैं आपको कहूं कि एक कोडोन है वो CUG है, ऐसे लिखा है, और एक कोडोन जो है एंटी कोडोन जो है, लेट सपोज मैं आपको कह दूं कि वो एंटी कोडोन है वो CAG है, इसका मतलब क्या है? mRNA 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसे होता है, तो कोडोन हो गया अपना ये, और इसका एंटी कोडोन कैसे होगा? इसका एंटी कोडोन C के सामने G, इसके सामने A, और G के सामने C, लेकिन इसका 5 प्राइम इधर होगा और 3 प्राइम इधर होगा, तो इसके एंटी कोडोन को हमको CAG पढ़ना पड़ेगा, GAC मत पढ़ना। GAC गलत है। सही क्या है? एंटी कोडोन के पढ़ने की दिशा 5 प्राइम से 3 प्राइम, आपको 5 to 3 प्राइम ही पढ़ना है। तो कोडोन एंटी कोडोन, चलो अभी वापस आते हैं। तो भाई ये फिनाइल एलानिन का कोडोन है। अब क्या हुआ? अब इनके बीच में तो आराम से बढ़िया सी पेयरिंग हो जाती है। अब दिक्कत ये हुई कि इस कोडोन के अंदर कोई म्यूटेशन वगैरह हो गया और ये बन गया UUC। अब टीआरएनए तो वही है,
टीआरएनए तो वही है, और इसी टीआरएनए ने तीसरा जो पेयरिंग है वो थोड़ा सा गड़बड़ बना लिया। ये है फर्स्ट कोडोन का फर्स्ट बेस, ये है सेकंड बेस, ये है थर्ड बेस, और ये एंटी कोडोन का फर्स्ट बेस, ये सेकंड बेस, ये थर्ड बेस। कोडोन एंटी कोडोन दोनों को देखा जाए तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि कहां गड़बड़ हो रही है, रॉन्ग बेस पेयरिंग कहां पे हो रही है। इसी को कहते हैं वॉबलिंग। पहला और दूसरा अच्छे से पेयर होना चाहिए कोडोन का, अगर तीसरा में गड़बड़ है तो चल जाता है। इसीलिए आप देखो ज्यादातर जिनके मल्टीपल कोडोन्स है ना, उनके स्टार्टिंग के दो सेम है, यूसी 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 सब में है। तीसरे में गड़बड़ होगी तो चल जाएगा, पर पहले दूसरे में नहीं होनी चाहिए। ये चीज समझ में आई आपको? अब वॉबलिंग बताता हूं मैं आपको एंटी कोडोन में। वॉबलिंग जो है वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी। तो एंटी कोडोन की वॉबलिंग जो मैंने अभी आपको बताई, इसके लिए वोबल हाइपोथेसिस है, वोबल हाइपोथेसिस। और जो वोबल हाइपोथेसिस है, इट वाज गिवन बाय क्रिक 1966। इन्होंने कहा था कि हम जो वॉटसन एंड क्रिक वाली पेयरिंग बताते हैं, थर्ड बेस ऑफ कोडोन एंड फर्स्ट बेस ऑफ एंटी कोडोन के बीच ऐसा नहीं होता, और ऐसा नहीं होने के कारण ये सारा गड़बड़ हो जाता है। तो इसको वोबल हाइपोथेसिस कहते हैं, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब मैं टेक्निकल चीज बताता हूं। देखो जैसे ये आपको डायग्राम दे रखा है, ये कोई अमाइनो एसिड, पहला वाला देखो कोडोन है, वो है AGA, ठीक। अब इस AGA के साथ में जो एंटी कोडोन है, A के सामने U है, G के सामने C है, A के सामने U है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट पेयरिंग हो रही है सारी, ठीक है, करेक्ट पेयरिंग। अब आप इसी को चीज को देखो, हुआ क्या, कोडोन चेंज हो गया, यहां AGA है, उसकी जगह आ गया AGG। ये आर्जिनिन का होना चाहिए मेरे ख्याल से, AGA AGG आर्जिनिन का होता है। तो ये आ गया अपना कोडोन में, तीसरा बेस चेंज हो गया ना, तीसरा बेस चेंज हो गया, लेकिन देखो एंटी कोडोन वही है, UCU, और अभी भी ये गलत पेयरिंग कर तो रहा है, पर इसको बोलते हैं वोबल पेयरिंग। ये है वोबल पेयरिंग। समझ में आया आपको ये वोबल पेयरिंग? ऐसे ही आप और देख सकते हो, आइनोसिन यदि एंटीकोडोन में बन जाए, आइनोसिन कैसे बनता है, एडेनिन का मॉडिफिकेशन होता है तभी आइनोसिन बनता है। ये भी एक प्यूरिन है आइनोसिन, और ये एडेनिन है, वो भी एक प्यूरिन है। आइनोसिन यूरेसिल के साथ भी पेयर कर सकता है, आइनोसिन साइटोसिन के साथ भी पेयर कर सकता है, आइनोसिन एडेनिन के साथ में भी पेयर कर सकता है। इसका मतलब आइनोसिन यदि फर्स्ट बेस बन जाता है एंटीकोडोन का, तो वो किसी के साथ भी पेयरिंग कर लेगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। चीज समझ में आई आपको? तो मैं आपको एक टेबल से समझा देता हूं, ये देखो, ये टेबल को ध्यान से देखोगे ना, सारा समझ में आएगा। ये टेबल में ना एक बहुत काम की चीज छिपी हुई है, वो समझाता हूं। ये है फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडोन। यदि एंटीकोडोन में फर्स्ट बेस ग्वानिन है, तो वो कोडोन के थर्ड यूरेसिल या साइटोसिन दोनों से बेस पेयर कर सकता है, ठीक है। यदि फर्स्ट बेस साइटोसिन है तो वो ग्वानिन से ही बेस पेयर करेगा, और साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ बेस पेयर करेगा, तो यहां पे कोई वॉबलिंग नहीं है। यदि फर्स्ट बेस एडेनिन है तो वो केवल और केवल यूरेसिल से ही करेगा बेस पेयरिंग। तो इसका मतलब ये जो दो केस है, इनमें कोई वॉबलिंग नहीं है, नो वॉबलिंग।
यहां पे तो कोई वॉबलिंग नहीं हुई। यूरेसिल है तो 2 के साथ में कर सकता है पेयर, और आइनोसिन मैक्सिमम 3 के साथ पेयर कर सकता है। आइनोसिन ग्वानिन को छोड़ के किसी के साथ भी पेयर कर लेगा। यहां से ये चीज समझ में आई। अब आप एक बात सोचो, मान लो मैं कोई बोलता हूं ये एंटीकोडोन है, ये टीआरएनए है, लेट सपोज इस पे कोई अमाइनो एसिड है और ये टीआरएनए का एंटीकोडोन है, ठीक है। अपने को फर्स्ट से ही मतलब है ना, फर्स्ट से। अगर सोचो कि फर्स्ट वाला आइनोसिन है तो मैक्सिमम कितने कोडोन पहचान सकता है ये, क्योंकि दूसरे और तीसरे, पहले और दूसरे में तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यानी इस x के सामने ये y ही आना चाहिए, इस x के सामने ये z ही आना चाहिए। यहां पे हो सकता है a आ जाए, या हो सकता है u आ जाए, या हो सकता है c आ जाए। मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ए टीआरएनए कैन रिकॉग्नाइज मैक्सिमम 3 कोडोन्स। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर टीआरएनए 3 कोडोन को रिकॉग्नाइज करेगा, बट अगर आइनोसिन आ जाए तो ऐसा टीआरएनए 3 कोडोन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। जैसे लेट सपोज मैं एक ऐसे ही लिख देता हूं AUI, ये है 5 प्राइम एंटीकोडोन। तो अब ये हो सकता है A के साथ में पेयर कर ले, हो सकता है ये U के साथ पेयर करे, और हो सकता है ये UAC के साथ पेयर करे। यानी यहां पे ये हो सकता है। समझ में आ गया ये? तो मैक्सिमम 3 है वो यहां होंगे टीआरएनए, सॉरी कोडोन्स। फिर कुछ और अपने को रटने वाली बातें हैं वो समझनी है, मैं समझा देता हूं। ये चीज आप ध्यान रखना, नेचर ने कुछ सिक्योरिटी करके दी अपने को। देखो म्यूटेशन तो कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर नेचर ने कोशिश करी है कि म्यूटेशन का फर्क कम पड़े। कैसे कोशिश करी नेचर ने? देखिए आप पहला पॉइंट पढ़ते हैं, म्यूटेशन इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ कोडोन। यानी लेट सपोज कि कोई भी एक कोडोन है और इसका ये जो फर्स्ट पोजीशन है 5 प्राइम वाला, ये X लिख दिया मैंने। यदि यहां पे म्यूटेशन हो जाता है तो इससे ज्यादातर सेम ही अमाइनो एसिड आता है या सिमिलर आता है। चीज समझ में आई? जैसे मान लो कि कोई कोडोन है UUU, ठीक है। अब यदि इस कोडोन के अंदर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर चेंज आ जाता है तो इससे सिमिलर अमाइनो एसिड आता है। फिनाइल एलानिन का जो कॉपी टाइप का होगा वही अमाइनो एसिड आएगा, जिससे ज्यादा फर्क ना पड़े, कोशिश ये की जाती है फर्स्ट पोजीशन ऑफ कोडोन पे। दूसरा देखो, कोडोन विथ पिरिमिडीन इन द सेकंड पोजीशन। जैसे मान लीजिए कि कोई कोडोन है A और यहां X पोजीशन के ऊपर कोई पिरिमिडीन है, वो स्पेसिफाई करता है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड को, हाइड्रोफोबिक को। और यदि सेकंड पोजीशन पे प्यूरिन है तो वो पोलर या हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड के लिए होता है, मोस्टली ये होता है। फिर उसके बाद में यदि किसी कोडोन में ट्रांजिशन म्यूटेशन हो जाए, प्यूरिन की जगह प्यूरिन आ जाए, पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडीन आ जाए, तो रेयरली कोई दूसरा अमाइनो एसिड आ पाता है, रेयरली कोई दूसरा आता है, नहीं तो सेम सा ही आता है। और यदि ट्रांसवर्जन हो जाए तो भी बहुत कम टाइम पे, यानी 50% टाइम तो सेम ही आता है। तो नेचर ने तो प्रोटेक्शन दे के भेजा है, बट फिर भी देखो म्यूटेशन होते हैं
और म्यूटेशन से गड़बड़ होती है। देन नेक्स्ट देखो, whenever the first two position of a codon both occupied by G or C, each of the four nucleotide in the third position will have the same amino acid। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर दो U है तो तीसरा कुछ भी हो ये फिनाइल एलानिन ही होगा, दो G है तो तीसरा कुछ भी हो ये ग्लाइसिन ही होगा, दो C है तो तीसरा कुछ भी हो ये प्रोलीन ही होगा, ऐसे करके। तो ये भी एक नेचर ने कुछ सिस्टम करके दिया है ताकि चेंजेस कम से कम आ पाए। क्लियर? अब देखो और अपन पढ़ते हैं। म्यूटेशन से पहले कुछ और बातें कर लेते हैं अपन। तो हमने एक करेक्टर पढ़ा कोडोन्स का डीजनरेसी, कोडोन्स आर डीजनरेट। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है कोडोन्स आर नॉन ओवरलैपिंग, कोडोन्स आर नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि ऑल थ्री बेसेस of the codon are part of only one codon। वो केवल एक ही कोडोन का पार्ट है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लीजिए कि मैं ऐसे लिखूं AUG CUG AUG CCCUAA, ये स्टॉप कोडोन आ गया। चलो ठीक है, ऐसे करके। तो अब जो सही तरीका है वो क्या है? सही तरीका है जैसे AUG ये फर्स्ट कोडोन, CUG ये सेकंड कोडोन, AUG ये थर्ड कोडोन, CCC ये फोर्थ कोडोन, और ये फिफ्थ कोडोन जो वैसे नॉनसेंस कोडोन है या स्टॉप कोडोन है। ये तरीका सही है। अगर अपन ऐसे करें AUG पहला कोडोन, GCU दूसरा कोडोन, UGA तीसरा कोडोन, फिर AUG चौथा कोडोन, तो ये तरीका गलत है क्योंकि यहां हर एक बेस अगले के साथ में ओवरलैप कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो दे आर नॉन ओवरलैपिंग, बट एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन जब हम पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA की बात करते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA, तो कई बार क्या होता है कि जैसे ये तो है शाइन डलगर्नो सीक्वेंस और ये एक सिस्ट्रोन है, इस सिस्ट्रोन का ये स्टॉप कोडोन है UGA, ये है स्टॉप कोडोन ऑफ सिस्ट्रोन 1, ये सिस्ट्रोन 1 है, और अब ना इसके आगे सिस्ट्रोन 2 चालू है, और ये AUG स्टार्ट कोडोन है फॉर सिस्ट्रोन 2, सिस्ट्रोन 2। तो ये चीज समझ में आई आपको? एक सिस्ट्रोन का स्टॉप कोडोन और दूसरी सिस्ट्रोन का स्टार्ट कोडोन, दोनों में दो नाइट्रोजन बेस है वो ओवरलैप कर रहे हैं। देखो ऐसे तो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, बट यहां तो ओवरलैपिंग हो रही है। चलिए एक और चीज बताता हूं मैं।
मान लीजिए कोई भी एक एमआरएनए है, उस एमआरएनए को मैक्सिमम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे मैं रैंडमली आपके सामने ये लिख रहा हूं, AUGC AUGC, ऐसे लिख रहा हूं मैं, AUGC, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसको पढ़ने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, पहले लेटर से स्टार्ट करेंगे, AUG पहला कोडोन, CAU दूसरा, GCA तीसरा, UGC ये चौथा, ये पांचवा। एक तरीका तो ये हो गया, कोडोन 1 2 3 4 5। दूसरा, UGC पहला कोडोन, फिर AUG दूसरा कोडोन, फिर चलो इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, ये पहला कोडोन, ये दूसरा कोडोन, ये तीसरा कोडोन, ये चौथा कोडोन, ये पांचवा कोडोन। अभी आप देखो कोडोन चेंज हो रहे हैं। अब तीसरा, तीसरे से स्टार्ट करो, ये पहला कोडोन, ये दूसरा कोडोन, ये तीसरा कोडोन और ये चौथा कोडोन, ठीक है। अब यदि आपने चौथे से स्टार्ट किया तो चौथे से स्टार्ट करोगे तो वापस पहला वाला रिपीट हो जाएगा। करके देखो, अगर आप इस CAU से स्टार्ट करते हो तो CAU तो पहले ही 2 नंबर वाला कोडोन है, फिर उसके बाद में GCA, ये तो पहले से ही 3 नंबर वाला कोडोन है। तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि 1 mRNA can be read in 3 ways only. तीन तरीके से अपन पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट बेस, फ्रॉम सेकंड बेस, फ्रॉम थर्ड बेस, बस। अगर आपने फोर्थ बेस के साथ में रीड करने की कोशिश करी, फ्रॉम फोर्थ बेस, तो वापस आपका सेम हो जाएगा ऐसे वाला। आपने यदि फिफ्थ बेस के साथ में पढ़ने की कोशिश करी तो सेकंड वाले के सेम टू सेम आएगी रीडिंग फ्रेम। अगर सिक्स्थ वाले से पढ़ने की कोशिश करी तो ये थर्ड वाले के सेम टू सेम आएगी। तो हम मैक्सिमम 3 तरीके से ही एक एमआरएनए को पढ़ सकते हैं। तो ये अपने पास में हुआ एक काम अपना। तो ये करेक्टर हो गया एक कि नॉन ओवरलैपिंग होते हैं बट ओवरलैपिंग हो सकते हैं। अब एक और अपन करेक्टर पढ़ते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है कि जो कोडोन्स होते हैं दे आर अनएम्बिगुअस। कोडोन्स आर अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अनएम्बिगुअस का मतलब होता है ऐसा कोडोन जो पूरे सिस्ट्रोन में कहीं भी आए वो सेम अमाइनो एसिड के लिए होता है। वन कोडोन कोड्स फॉर सेम अमाइनो एसिड regardless of पोजीशन। रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन, अपनी पोजीशन चाहे कुछ भी हो लेकिन वो सेम अमाइनो एसिड कोड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेट्स सपोज AUG है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है और लेट्स सपोज वापस से कोई AUG आ गया 10वीं पोजीशन के ऊपर, सपोज एक बार ऐसे ही 10th पोजीशन के ऊपर, तो ये वाला AUG है वो भी मैथियोनिन के लिए ही कोड करेगा, ये वाला AUG है वो भी मैथियोनिन के ही लिए कोड करेगा। तो इसे हम कहते हैं अनएम्बिगुअस, यानी उसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है, उसका काम वही रहेगा चाहे आप उसको कहीं पर भी चेक कर लो।
तो मैक्सिमम कोडोन्स है वो अनएम्बिगुअस होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि GUG फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, और यदि ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो ये मैथ्योनिन कोड करेगा, और बाकी जगह पर कहीं पर भी GUG आता है तो वो वेलिन कोड करता है। तो ये GUG कोडोन क्या हो गया? एम्बिगुअस कोडोन हो गया। इसकी बात का भरोसा नहीं कर सकते। ये एक एम्बिगुअस कोडोन है, ये कौन सी पोजीशन पे क्या कोड कर दे वो कुछ बता नहीं सकते। तो ये एक करेक्टर और हो गया। अब उसके बाद में कोमालेस कोडोन, कोडोन्स आर कोमालेस। कोमालेस का मतलब क्या होता है? कोमालेस का मतलब है कि एक बार अगर ओपन रीडिंग फ्रेम चालू हो गई है तो जब तक स्टॉप कोडोन ना आए कोई भी नाइट्रोजन बेस छूटना नहीं चाहिए, वो कोडोन का पार्ट होना चाहिए। फ्रॉम AUG टू स्टॉप कोडोन नो नाइट्रोजन बेस इज लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। लेट सपोज ये है AUG, फिर GUG, फिर CUG, फिर CAG, फिर GAG, एंड लेट सपोज UAA। ठीक है। अब यदि हम इसकी बात करें तो सही तरीका यह है कि ये पहला कोडोन, ये दूसरा कोडोन, ये तीसरा कोडोन, ये चौथा कोडोन, ये पांचवा कोडोन और ये छठा कोडोन, ये सही तरीका है। गलत तरीका क्या है कि इसको बना दिया पहला कोडोन, फिर ये G को छोड़ दिया और UGC इसको बना दिया दूसरा कोडोन। ये तरीका गलत है। यहां पे ये नहीं छूटना चाहिए, ये भी नेक्स्ट का पार्ट होना चाहिए। तो ये हुआ हमारे पास में सिंपल सा कोडोन का कोमालेस होना, इसको बोलते हैं कोमालेस कोडोन। नेक्स्ट कैरेक्टर समझते हैं। म्यूटेशंस की बात करते हैं। तीन तरीके के कौन से म्यूटेशंस हैं जो परेशान कर सकते हैं? देखो, पहला म्यूटेशन है, इसे कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन क्या होता है? मिस सेंस म्यूटेशन होता है जिसके कारण एक अमाइनो एसिड ही बदल जाए, और वो भी ऐसा बदले कि पूरी सेंस है वो मिस हो जाए, मतलब अलग ही अर्थ निकले, उसे कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन से अमाइनो एसिड चेंज्ड, वो अमाइनो एसिड ही चेंज हो गया। जैसे एक म्यूटेशन है GAG से GUG, ये म्यूटेशन है। तो इस म्यूटेशन के अंदर क्या होता है? ग्लूटामेट से वेलिन बन जाता है, और ये इतना ड्रास्टिक चेंज है कि सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो ये कहलाता है मिस सेंस म्यूटेशन। दूसरा म्यूटेशन इसे कहते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होता है? नॉन सेंस म्यूटेशन का मतलब हो गया कि जिस म्यूटेशन से स्टॉप कोडोन बन जाए। म्यूटेशन क्रिएट्स स्टॉप कोडोन,
ऐसे म्यूटेशन को अपन कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। तो ये एक और हो गया अपने पास में। फिर उसके बाद में तीसरा म्यूटेशन आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ऐसा म्यूटेशन जिससे रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाए। इसमें क्या होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन होता है। इंसर्शन और डिलीशन, और कई बार दोनों भी हो जाते हैं और बोथ। अब एक भी इंसर्ट हो गया तो हमने जो रूल पढ़े हैं कि जो कोडोन्स होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, कोमा लेस होते हैं। अगर आपने एक काम किया कि जैसे AUG CUG AUG, ये ऐसे है कोई सीक्वेंस, आपने क्या किया, AUG के बाद में एक और इंसर्ट कर दिया, लेट से A इंसर्ट कर दिया, ठीक, और बाकी CUG AUG ये है। एक भी इंसर्ट हुआ ना तो कितना चेंज आएगा आप देखो। पहली वाली में पहला कोडोन AUG, दूसरा CUG और तीसरा AUG है, लेकिन अब दूसरे वाले mRNA में पहला तो सेम है, जहां से चेंज हुआ उसके आगे बदल जाएगा। सेकंड कोडोन देखो, कंपेयर करो दोनों का सेकंड, दोनों का आप थर्ड वाला कंपेयर करो, तो इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ऐसा म्यूटेशन जिसकी वजह से फ्रेम बदल जाती है रीडिंग की, तो उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो ये म्यूटेशन है वो भी परेशान करता है। फिर आता है सप्रेसर म्यूटेशन। सप्रेसर म्यूटेशन किसे कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। सप्रेसर म्यूटेशन का मतलब होता है सेकंड म्यूटेशन सप्रेस the effect of first mutation। सप्रेसर म्यूटेशन है वो ऐसा दूसरा म्यूटेशन होता है जो पहले वाले के इफेक्ट को सप्रेस कर देता है। अब ये होते हैं दो टाइप के। यदि मैं टाइप्स की बात करूं तो ये दो टाइप के होते हैं, देखो कौन कौन से। पहला जो टाइप होता है सप्रेसर म्यूटेशन का, उसे कहते हैं रिवर्स म्यूटेशन। रिवर्स म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन का क्या मतलब हुआ, रिवर्स म्यूटेशन का मतलब हुआ कि ऐसा म्यूटेशन जो वापस से ओरिजिनल जीनोटाइप बना दे। यानी कि लेट सपोज कि कोई सीक्वेंस था GAG, ठीक है, और इसमें हुआ म्यूटेशन 1, और इस म्यूटेशन 1 से बन गया ये GUG। अब क्या हुआ, इसी के अंदर म्यूटेशन 2 हुआ, म्यूटेशन 2, और म्यूटेशन 2 से वापस ये GAG बन गया। इसका मतलब सेम जगह पर म्यूटेशन हुआ है और रिवर्स म्यूटेशन हुआ है, इसको बोलते हैं रिवर्स म्यूटेशन। सेकंड म्यूटेशन occurs at same site and restores सेम कोडोन, वापस से वो का वो कोडोन बना देता है, तो उसको अपन कहते हैं सप्रेसर म्यूटेशन, या इसको बैक म्यूटेशन भी बोलते हैं, या बैक म्यूटेशन। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है सप्रेसर म्यूटेशन का, मतलब इसका नाम है सप्रेसर म्यूटेशन। सप्रेसर म्यूटेशन यानी ये अब सेम जगह पे नहीं होगा, ये दूसरी जगह पे होगा। तो इसमें भी फिर दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि सेकंड म्यूटेशन
उसी जीन में दूसरी जगह हो जाए, इसे कहते हैं इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक में क्या होता है? सेकेंड म्यूटेशन इन सेम जीन। और दूसरा ऑप्शन है इंटरजेनिक। इंटरजेनिक यानी कि जो सेकेंड म्यूटेशन है वो सेकेंड म्यूटेशन होता है इन डिफरेंट जीन। अब ये सेकेंड जो म्यूटेशन है इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल होता है सप्रेसर टीआरएनए। एग्जाम्पल है सप्रेसर टीआरएनए। सप्रेसर टीआरएनए, तो ये सप्रेसर टीआरएनए है, वो क्या होता है मैं आपको आराम से एक्सप्लेन कर देता हूं। सप्रेसर टीआरएनए और इसका रियल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल होता है सप्रेसर टीआरएनए फॉर टायरोसिन। टायरोसिन अमाइनो एसिड का जो टीआरएनए होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। तो कैसे ये काम करता है मैं आपको बता देता हूं। देखो एकदम सिंपल सा तरीका होगा और सिंपल तरीके से सोचना है अपने को। देखो सबसे पहले अपने को एक नॉर्मल केस समझना है। तो जैसे यह है नॉर्मल कोडोन, यूएसी, ठीक है, यूएसी। और ये कोडोन कोड करेगा टायरोसिन को, टायरोसिन। अब इसके ऊपर आएगा टीआरएनए जिसके ऊपर टायरोसिन लगा होगा, और ये हो गया अपने पास में GUA। ठीक है, GUA पढ़ना, इसको AUG नहीं पढ़ना, GUA है ये है नॉर्मल एंटीकोडोन और नॉर्मल कोडोन, नॉर्मल कोडोन। चलो अब क्या होता है, mRNA में म्यूटेशन हो गया। mRNA के अंदर म्यूटेशन हुआ तो कहानी ऐसी बन गई कि C की जगह पर आ गया G, UAG, और ये तो एक स्टॉप कोडोन बन गया। यहां पे म्यूटेशन हुआ है, मैं स्टार लगा रहा हूं, वो म्यूटेशन है, स्टॉप कोडोन। अब ऐसा हुआ कि पहला म्यूटेशन हुआ, यह है फर्स्ट म्यूटेशन इन mRNA। तो नेचर ने क्या किया, सेकेंड म्यूटेशन टीआरएनए में कर दिया, टायरोसिन वाले टीआरएनए में। यहां G आया तो इसके सामने C आ गया। यह है सेकेंड म्यूटेशन, सेकेंड म्यूटेशन। पहला म्यूटेशन हुआ mRNA में, mRNA तो कोई और जीन का होता है और टीआरएनए कोई और जीन से बनता है, तो दूसरा म्यूटेशन दूसरे जीन में हुआ। लेकिन दूसरे म्यूटेशन की वजह से पहला म्यूटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये टायरोसिन आएगा, पहले भी टायरोसिन आता है यहां, लेकिन म्यूटेशन के कारण भी टायरोसिन आ गया। इसको बोलते हैं सप्रेसर टीआरएनए, सप्रेसर टीआरएनए। तो ये आपको याद रखना है सप्रेसर टीआरएनए की कहानी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन फीचर पढ़ते हैं, कोड्स आर नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल क्यों है ये, पूरे यूनिवर्सल क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शंस है।
यूनिवर्सल का मतलब हो गया वन कोडोन कोड्स फॉर सेम अमाइनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जैसे AUG है तो AUG इज फॉर मैथियोनिन इन ऑल, चाहे कोई सा ही ऑर्गेनिज्म हो। बैक्टीरिया है तो उसमें भी मैथियोनिन, मतलब वो मॉडिफाई हो गया मैथियोनिन, वो अलग बात है कि फॉर्मिल मैथियोनिन बन जाएगा, बट रहेगा तो मैथियोनिन ही। तो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कोई बर्ड हो, कोई भी हो, AUG मतलब मैथियोनिन। ठीक है ये चीज। तो ये हो गया यूनिवर्सल कोडोन, पर ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सल कोडोन के भी कई सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन देखो आप, ये लिस्ट रही, और ये भी आपको मेरे ख्याल से याद करनी चाहिए। देखिए समझने की कोशिश करना। एक कोडोन है जो UGA है, और ये यूजुअली स्टॉप कोडोन होता है। ये UGA, 3 तरीके के स्टॉप कोडोन है। एक का नाम है UAA, एक का नाम है UGA, एक का नाम है UAG। पहला जो स्टॉप कोडोन है उसका नाम है ओचर, ओचर स्टॉप कोडोन। दूसरे का नाम है ओपल, और तीसरे का नाम है अंबर। तो ये ओपल स्टॉप कोडोन है UGA। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ फ्रूट फ्लाई के अंदर ट्रिप्टोफान का कोडोन है। अब बताओ, जो ड्रोसोफिला है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में UGA का मतलब स्टॉप कोडोन नहीं होता। अच्छा और चीज देखो, AGA AGG ये नॉर्मली आर्जिनिन है के लिए होते हैं, पर उसमें ये सेरीन का काम करते हैं, मतलब सेरीन के लिए है ये। मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया को देखो। अच्छा इसका देखो एक और, AUA ये आइसोल्यूसिन का कोडोन है, पर फ्रूट फ्लाई के माइटोकॉन्ड्रिया में मैथियोनिन का बन जाता है ये। मेमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में AGA और AGG आर्जिनिन के कोडोन है, लेकिन ये अब माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप कोडोन का काम करते हैं। तो इसका मतलब मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो AGA और AGG ये भी स्टॉप कोडोन बन गए। आप ये देखो, UGA स्टॉप कोडोन होता है, पर ये ट्रिप्टोफान का बन गया। तो यहां मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में 4 स्टॉप कोडोन होते हैं, 4 स्टॉप कोडोन्स। कौन कौन से? 2 तो ये नए जिनको होना चाहिए था आर्जिनिन का, AGA AGG। ठीक, ये स्टॉप कोडोन था, पर ये तो ट्रिप्टोफान कर रहा है तो ये तो आएगा नहीं। फिर बचा क्या? UAA और UAG। तो ये 4 स्टॉप कोडोन होते हैं मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वैसे यीस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो, CU के बाद कुछ भी आएगा तो वो ल्यूसिन का होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रियोनिन का हो गया। ये सारी की सारी लिस्ट है। यहां इस बुक के अंदर एक जगह गलती से T लिखा हुआ है, T की जगह आप U कर लीजिए, ये CUG है। ठीक है ना, ये आप एक गलत है बुक में, वो सही कर लेना प्लीज। तो ये जेनेटिक कोडोन के बारे में ऑलमोस्ट सारी की सारी मैंने बात बताई। आज के लिए इतना ही करेंगे अपन। आप ये अच्छे से पढ़ें। जेनेटिक कोडोन पे जो भी सवाल आते हैं बहुत इजी आते हैं। ठीक है, थैंक यू।